नमस्कार सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के इस प्रकृति एवं रावणकृत नाड़ी परीक्षा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 2 मिनटों में हम लोग जो मैंने पहले 2 क्लासेस लिए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में प्रकृति का इंट्रोडक्टरी दिया था। प्रकृति यानी जो एक ट्रेड्स बताए गए, डिफरेंट ट्रेड्स या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आज जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो दुनिया आयुर्वेद की तरफ बहुत ही ज्यादा दुनिया का झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि हर किसी को एक खुद के लिए स्पेसिफाइड पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड एक ऐसे डाइट एंड अदर थेरेपी चाहिए। और इन सभी को देखते हुए आई थिंक कि प्रकृति या हमें ऐसे सिंपली लगता है कि प्रकृति परीक्षण में क्या अलग है। बट ये आगे जिस प्रकार से भी इस सत्र में आपको जानकारी मिलेगी, अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार से प्रकृति को हम अलग अलग बाकी कंसेप्ट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसी को लेकर आगे यह सत्र चलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत इस सत्र में स्वागत है। अगले 2 मिनट में जैसे मैं पहले थोड़ा धन्वंतरी वंदना को स्टार्ट कर लेते, तब तक हमारे बाकी सारे डॉक्टर्स भी ज्वाइन हो जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। एक्सक्लूसिव ऐसा ये सेशन रहेगा। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार सभी को, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। आज हमारा ये तीसरा सत्र है, जिसमें हम प्रकृति एवं रावणकृत नाड़ी परीक्षा की एक प्रायोगिक प्रारंभिक जानकारी ले रहे हैं। आगे इस सत्र में अगर आप जुड़ जाते हैं और गूगल फॉर्म भर के अगर आप इसमें जुड़ जाते हैं, तो आगे अगले 10 दिनों तक आपको एक अलग लेवल पर निश्चित रूप से आप जाएंगे। और मैं आपको ये वादा करती हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, कि आप ने जो भी यूजी लेवल पर या कई सारे वैद्यों ने कई जगह से इसको सीखा होगा जरूर, बट फिर भी मैं आपको एक ये वादा जरूर करूंगी कि एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द डे, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस प्रकृति एंड नाड़ी विज्ञान सीरीज। एक बहुत ही सहजता के साथ, सरलता के साथ मैं आपको इस सत्र में प्रकृति परीक्षा का कैसे अप्लाइड एस्पेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये जैसे अभी मैंने भी जब यूजी लेवल में पढ़ा था, तो कि मुझे कभी लगा नहीं था कि इसमें इतने सारे कंसेप्ट हो सकते हैं। शुरू शुरू में भी हम लोग जब प्रैक्टिस में होते हैं आयुर्वेद पढ़ने के बाद, फिर भी हमें पता नहीं चलता है कि क्या है प्रकृति का इतना क्या इंपॉर्टेंस है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें आपको बहुत ही अलग जानकारी मिलेगी। और रही नाड़ी परीक्षा की बात, तो जैसे मैंने पहले सत्र में भी बताया था कि नाड़ी परीक्षा हर वैद्य का अपना अपना नजरिया है। ये एक बहुत ही इन्वेजिव टेक्निक है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड अनुभव जन्य ज्ञान है। ये आपको खुद को ही महसूस करना है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी, मैं बताऊंगी, या कोई भी वैद्य बताएगा सिखाएगा, बट फिर भी एक्सपीरियंस या स्पर्श पद्धति से जो भी नाड़ी
ज्ञान करना है वो तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ये सबसे पहले आप बात क्लियर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इस सत्र में मैं पीपीटी शेयर करती हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छे से इंटरेक्शन लगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो है अगर वीडियो ऑन कर सकते तो इट्स बेटर, आपकी थोड़ी सी हमें ये भी मिल जाएगी, लाइक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा प्रकृति के बारे में एक ही कंसेप्ट को लेकर बात करती हूँ। चलिए, इसमें मैंने अभी यहाँ पे पीपीटी शेयर की है। इस पीपीटी में आपको इमेजेस दिख रही होंगी एंड मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ पे जो भी सारे डॉक्टर्स जुड़े हैं आप सभी बताइए कि आप किस प्रकार से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, हाउ यू स्टार्ट योर डे, व्हाट एक्टिविटीज एंड व्हाट इज योर रूटीन। आपके रूटीन में आप किस प्रकार का व्यायाम का इसमें उपयोग करते हैं। डॉक्टर विनुता जी, धीरज जी, डॉक्टर मंगला, डॉक्टर रूपल, रीना जी, इशिता जी, अचल, सभी लोग बताइए। थोड़ा आप अगर इसमें इंटरेक्शन देंगे आपका बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं इसमें अपना कुछ जो भी मुझे बताना है वो मैं बता पाऊंगी अच्छे से कि आप किस प्रकार से, यानी कोई वॉकिंग को जाता है, कोई घर में ही आसन करता है, किसी ने जिम ज्वाइन की है क्या, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस डू यू प्रिफर। और कुछ नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट अगर कोई करता होगा तो काइंडली आप चैट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज। इशिता जी, सूर्य नमस्कार, वेरी गुड मैम। डॉक्टर भक्ति, बेसिकल योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वेरी नाइस मैम। आपने कभी सोचा है क्या कि ओके, वेरी नाइस, सूर्य नमस्कार योगा, वेरी नाइस, सारे डॉक्टर्स इसको करते हैं तो इट्स रियली नाइस थिंग। बट आपने कभी सोचा है क्या मैम कि आप में से कोई बता सकता है कि आप सारे लोगों को ही योगा करना चाहिए, सारे लोगों को ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए? आपने कभी ये सोचा है कि हर किसी इंडिविजुअल के लिए, हर किसी पर्सन के लिए एक पर्सनलाइज्ड कुछ प्रोग्राम होना चाहिए? आप हम लोग जिम में जाते हैं, है ना, जिम में जाते हैं तो वहां पे किसी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वो देख लेते हैं, वो जरूर कि एक प्राइमरी लेवल पर पूछ लेते हैं आपकी एज क्या है और वेट देख लेते हैं, और आपका जो जो भी लाइक वेट लॉस के लिए कर रहे हैं या मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे पूछ लेते हैं प्राइमरी लेवल पर। मुझे नहीं लगता कोई जिम में इस प्रकार से बता देगा कि नहीं नहीं आप सूर्य नमस्कार मत करिए, आप योगा ये मत करिए, आप ट्रेडमिल का उपयोग मत करिए, आप ये एक्सरसाइज मत अपनाइए, ऐसे किसी ने आपको नहीं कहा होगा। बट मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद में या इस प्रकृति कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आप अपने क्लिनिक्स में, अपनी ओपीडीज में, अपने प्रैक्टिस में, अपने स्टूडेंट्स को, वैद्यों को एक अलग तरीके से, जैसे हम लोग डाइट प्लान देते इसी प्रकार से आप अपने पेशेंट्स को इस प्रकार से एक्सरसाइज का प्लान दीजिए। बिकॉज एवरी बॉडी, एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ दोष डोमिनेंस, जिसको ही आयुर्वेद में ट्रेट या प्रकृति नाम दिया है। और मुझे लगता है जैसे कि अभी इस इमेज में मैंने कुछ डाल दिया है जिसमें हम लोग समझ जाते हैं वात प्रकृति के लोगों में बल कम होता है। सो आई डोंट थिंक कि वात प्रकृति की व्यक्ति पित्त या कफ के साथ मिलकर उतना उनके स्टेमिना के साथ जैसे ही ये व्यायाम कर पाएगी। बिकॉज वायु का, वात का डोमिनेंस होने के साथ बल की कमी होती है बहुत ज्यादा समय तक। दे कैन नॉट कंटिन्यू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम, वो बैठ नहीं पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे, उनको चंचलता, रजोगुण, चलगुण, इन सभी गुणों के साथ दे आर नॉट स्टेबल एट दैट लेवल, मेंटली भी वो स्टेबल नहीं रहेंगे। तो अगर आप जैसे व्यायाम की डेफिनेशन ही बताती है, शरीर आयास जनक कर्म व्यायाम, शरीर आयास, बट फिर भी इसमें मानसिक लेवल की स्थिरता भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि वात प्रकृति की व्यक्ति प्राइमरी लेवल पर मेंटली स्टेबल होके इस प्रकार के व्यायामों को करती है। पित्त यानी सूर्य संताप, तेज महाभूत, पित्त की संताप के साथ पित्त प्रकृति की व्यक्ति क्या सच में सूर्य नमस्कार कर सकती है या उसको करना चाहिए? आपको क्या लगता है? या सच में इसमें कोई बदलाव चाहिए? सभी लोगों को सूर्य नमस्कार करने दीजिएगा। पित्त प्रकृति के साथ आगे कफ प्रकृति में क्या बदलाव चाहेंगे आप? कफ प्रकृति को कैसे व्यायाम प्रकार सजेस्ट करने चाहिए, बताइए डॉक्टर नीलम जी, व्हाट यू थिंक। और हमारे फेसबुक के डॉक्टर्स भी बोल सकते हैं, डॉक्टर मंगला जी, यस प्लीज प्लीज। मैम मैंने अभी नमस्कार मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट। नहीं, इट्स ओके। मंदाकिनी जी बताइए, स्लो मोशन विथ लेस नंबर इन पित्त प्रकृति, ओके, व्हाट डू यू एडवाइस फॉर कफ दोषा? मंदाकिनी जी। मैम कफ दोष के लिए, हाँ, कफ दोष में तो मैम बहुत बेस्ट रहता है सूर्य नमस्कार, और इसमें तो एडवांस स्टेज यानी जल्दी जल्दी फास्ट
ब्रीदिंग के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए, और स्टार्टिंग में तो कम और बाद में फिर नंबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट रहेगा। और वात प्रकृति के लिए मैम इसमें कम से ही कम, क्योंकि वात प्रकृति वाले वैसे ही पतले दुबले होते हैं और हाँ। वात ज्यादा बढ़ती है, तो मेरे हिसाब से उनको एक राउंड जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ये शीत ऋतु वगैरह आती है तो उसमें थोड़ा सा एक एक दिन गैप दे करके या हफ्ते में एक बार ऐसे। वात प्रकृति वालों के लिए मैम ये हम लोग वो बोलते हैं करने के लिए, ये प्राणायाम वगैरह करने को ज्यादा फोकस देते हैं। और यस। ऐसे पद्मासन वगैरह जो ये पोस्चर्स होते हैं ना, पद्मासन, ये सिद्धासन और वज्रासन, जो उनके अंदर मतलब मेंटली स्थिरता लाए, तो उस टाइप के आसनास, भू नमन आसन, उस टाइप के आसनास उनको ज्यादा प्रेफर करने को बोलते हैं। यस मैम, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि वाता लोगों को वायु के साथ साथ उनको चलना, सब कुछ, मतलब दे आर वेरी मच फास्ट, बहुत फास्ट है, चंचल है, उनको सब कुछ पसंद है। बट ये सब करना, ये वात का प्रकोप नहीं करेगा क्या? तो इसीलिए आई थिंक यहाँ पे आपको बहुत ही अलग लेवल पर देखिएगा, इसको पढ़िएगा। मैं अभी तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी बहुत ज्यादा डिटेल में, बिकॉज ये प्राइमरी लेवल का हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है। बट सी द डिफरेंस, आपके कंसेप्ट्स और हमारे कंसेप्ट्स, और यहाँ पे जो भी सारी जानकारी आपको मिलेगी। सो वाता इज अरिथमिक, सो रिदमिक एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, रोइंग, योगा, स्विमिंग एंड वॉकिंग आर यूजुअली गुड. This would be warming, grounding, steady, and strength building type workouts. In gym also, one has to select exercise according to dosha, not only weight, BMR, and all things. Mild regular exercise is the key to control Vata dosha. Connecting with earth element can be very relaxing for this wind element. तो मैं बताऊं आपको, वात प्रकृति के व्यक्ति के लिए पृथ्वी पर बैठकर, पृथ्वी से कनेक्ट होकर जो भी व्यायाम प्रकार वो लोग कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं. Lying down on the earth or on the ground, practicing yoga barefoot, Vata people have high energy but low stamina. And with this, आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखकर उनको बताना है कि आप क्या कर सकते हैं. बहुत ज्यादा आउटडोर्स में एक्चुअली हम लोग क्या करते कि कुछ व्यायाम करना होता है तो वो आउटसाइड, आउटडोर पर जाकर, खुले मैदान में जाकर, कहीं पर भी जाकर, खुली जगह पे जाकर हम लोग व्यायाम करते हैं. एक लेवल तक तो ठीक है, बट सच में बताऊं तो ये वात जो हम लोग इस प्रकार से मारुत का सेवन कर रहे हैं, ये वात का प्रकोपक है. And since Vata people tend to store their tension and constrict from inside, release is important. Warm up through stretches, ending your practice with Shavasana. और हर व्यक्ति को शवासन के साथ भी एंड अप करना चाहिए, बट स्पेसिफिकली वात व्यक्ति के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उनका सेशन वो शवासन के साथ ही एंड करे. Vata will benefit from smooth, flowing, grounding activity such as gentle, moderate hiking, swimming, stand-up पैडल बोर्डिंग, डांस, व्हाटएवर. गार्डनिंग भी बहुत अच्छा है वाता दोष के लिए, बिकॉज गार्डनिंग उनको वैसे भी घूमना पसंद है, और गार्डनिंग के साथ क्या होता है ना, गार्डनिंग करता है व्यक्ति तो मन बहुत ही हल्का हो जाता है. और वायु मानसिक रूप से थोड़ा व्यथित रहता है, चिंता करता है, और वो सेटिस्फैक्टरी उनका नेचर नहीं होता है. छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन, चिंता करना, और कभी वो मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल विथ एनीथिंग. आप उनको कुछ भी दीजिएगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको और कुछ चाहिए होता है. दे आर ऑलवेज हैविंग मतलब चेंजिंग टेंडेंसी होती है. और इस सभी स्वभाव के साथ वायु को स्टेबल करना बहुत ही मतलब एक हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है. तो गार्डनिंग के साथ उनको मन को बहुत ही सूथिंग इफेक्ट लगेगा, ग्राउंडिंग लगेगा. एंड सो दैट अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द विंड. वायु में बहुत ज्यादा वातों को नहीं जाना चाहिए. अभी इसमें मैंने डिटेल्स में दिया है क्या करना चाहिए वात प्रकृति को, किस प्रकार का प्लान होता है, कौन से आसनास करने चाहिए, और क्या उनको किस प्रकार से वात को कंट्रोल करे इस एक्सरसाइज के साथ. पित्त की बारी आती है तो पित्त के लिए थोड़ा हम लोग अलग सोचेंगे, बिकॉज पित्त फायरी है, तेज है. उनको बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज नहीं बता सकते, बिकॉज वो इरिटेट हो जाएंगे. उनका स्वभाव ऐसे भी है, वो दे आर हैविंग गुड स्पिरिट, बट दे आर नॉट दैट टाइप ऑफ एथलीट. उनका नेचर नहीं होता है. बट पित्त में जो कॉम्पिटिटिव नेचर है, पित्त में जो ईगो है, जो अभिमान है, स्वाभिमान है, इस स्वाभिमान को हम लोग मोटिवेट करेंगे पॉजिटिव एनर्जी की तरफ. और इसीलिए मुझे लगता है कि पित्त प्रकृति के व्यक्ति को ज्यादा घुल मिलकर खेले जाने वाले जो भी खेल है, व्यायाम के प्रकार है, जैसे कि बास्केटबॉल है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, उनमें अगर हम लोग इनको सजेस्ट करेंगे, सो दैट विल हेल्प टू
डेवलप द माइंडफुलनेस, बिकॉज पिता पीपल आर नॉट दैट मच माइंडफुल, बहुत हल्के से नहीं लेते हर चीज को, बिकॉज दे आर हैविंग हार्ड एम्बिशंस, ईगर एंड पैशन बहुत ज्यादा होता है। और तेज तत्व के साथ ये तो मतलब इजी है या इट्स बट नेचुरल, बट स्टिल एंड वी कैन सजेस्ट दिस पिता पीपल थोड़ा सा लाइक कुछ अचीवमेंट्स के लिए, और उनको हम लोग कुछ ऐसे ये भी कर सकते हैं, मोटिव भी दे सकते हैं, उनको टारगेट भी दे सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच लाइक टू कंप्लीट द टारगेट कंप्लीट करना एक चैलेंज के रूप में अगर आप इनको एक्सरसाइज देते कि भाई इतना महीना ये एक्सरसाइज करिएगा, आपका इतना वजन कम हो जाएगा, या फिर आपको ये अचीवमेंट मिलेगी, तो वो मतलब जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब कफ की बारी आती है तो हम सभी जानते हैं कि कफ प्रकृति की व्यक्ति या कफ डोमिनेंस के साथ आलस बहुत ही ज्यादा, आज करेंगे कल करेंगे और कभी नहीं करेंगे, because though they are having a good stamina endurance, but they are very much slow and low also। तो इसीलिए कफ को अगर आपको एक्सरसाइज बतानी है तो उनको भगाइए, इसका आलस हटाइए, तमोगुण का जो उनके मन पर प्रभाव है इसको कम करने के लिए यू कैन एडवाइस वॉट एवर यू कैन, आप जो भी चाहते हैं उनको सजेस्ट करिएगा। जितनी ज्यादा शरीर में कुछ भी कूद हो उतनी ज्यादा कफ के लिए बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज ऐसे अगर आप एक्सरसाइज बताते हैं तो कफ प्रकृति का जो आलस है वो कम हो जाएगा। तो आप इसको जोर से जो भी जिस प्रकार से भी, क्योंकि इनका स्टैमिना अच्छा है, दे आर हैविंग अ गुड स्ट्रेंथ, बट थोड़ा सा मोटिवेशन कम होता है। वात में मोटिवेशन बहुत है बट स्टैमिना कम है, कफ में स्टैमिना बहुत अच्छा है बट उनको थोड़ा पुशअप करना पड़ता है, जैसे हम लोग घर में बच्चे को बोलते हैं करो 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 तो फिर बच्चा करने लगता है, ऐसे ही यहाँ पर उनको मोटिवेशन की जरूरत है। और इस मोटिवेशन वाले एटमोस्फियर को क्रिएट करना ये हमारे लिए चैलेंज होता है। तो आप इसको जो भी जैसे भी चाहे व्यायाम प्रकार दीजिएगा, एरोबिक्स। देखिए कफदोष का स्थान उर स्थान है, सो अभी हमें यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि वातदोष प्रकृति के लिए आसन सजेस्ट करेंगे दैट विल बेनिफिट द इंटेस्टाइनल एरिया, अधो शरीर को वो बेनिफिट करे। कफ के लिए हम लोग उर स्थान पर यानी प्राणायाम, श्वास के कुछ प्रकार या कार्डियो डांस लाइक जुम्बा, एरोबिक्स, ऐसे व्यायाम प्रकार अगर आप सजेस्ट करते हो, बिकॉज कफा का प्राकृत लोकेशन स्थान ये चेस्ट है और स्टमक भी है, तो इनका स्टेमिना बढ़ने के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए और कफ की विकृतियां आगे ना हो, इसलिए हम लोग इनके श्वासव संस्थान को मजबूत बना देना ये हमारा इसमें मोटिव यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये मैंने जस्ट एक प्राइमरी लेवल पर बताया है। आगे हम लोग इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकृति के लिए पर्सनलाइज्ड एक प्लान आप सजेस्ट कर सकते हैं। जब आपको इस प्रकार से प्रकृति दोष प्रकृति के बारे में आपने डिटेल पढ़ लिया होगा, तब जाकर आप अपने पेशेंट्स को जैसे डाइट प्लान दे सकते हैं, देते हैं, उसी प्रकार से उनको एक्सरसाइज प्लान या एक्सरसाइज का भी सजेशन दीजिएगा। और इसीलिए हमने इस दोनों कंसेप्ट को एक साथ जोड़ा है। अभी मैं आगे आपको नाड़ी के बारे में बताऊंगी। हमने प्राइमरी लेवल पर देखा था किस प्रकार से नाड़ी परीक्षा क्या है, इसका मैंने आपको थोड़ा सा प्रारंभिक ज्ञान दिया था। मेरे विचार से मुझे जिस प्रकार से भी मैं पढ़ाती हूँ, जैसे मैंने पहले ही क्लियर किया है, मैं यहाँ पे आपको 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस पढ़ाने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज उससे थोड़ा आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे नाड़ी परीक्षा की बात आती है तो जो इतिहास मैंने पढ़ाया था, रावणकृत नाड़ी परीक्षा के बारे में बताया था, त्रिनाड़ी संकल्प के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे से नाड़ी के 3 प्रकार बताए गए हैं। गुरु नाड़ी जो प्राण नाड़ी के नाम से भी जानी जाती है, आत्म नाड़ी जो परंपरागत नाड़ी परीक्षा बताई गई है वो है आत्म नाड़ी,
एंड मनोनाड़ी जो कि शरीर से जुड़ी है, जिसमें वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का विचार किया है। अभी ये अलग अलग जो रावणकृत नाड़ी परीक्षा में बताया गया है कि जैसे गर्भिणी स्त्री की नाड़ी कैसी होती, गर्भिणी स्त्री में नाड़ी मुख्य रूप से वात के प्रभावित होती है एंड इट इज समहाउ लाइक वातिक पल्स, और थोड़ी गुरुता भी होती है, भले वातिक नेचर है उसका फिर भी वो थोड़ी गुरु होती है बच्चों में। और अलग अलग व्याधियों में किस प्रकार की नाड़ी होती है ये भी हमारे ग्रंथों में ही लिखा है। देखिए इसमें ग्रंथों में लिखा है, और मैं क्लियर फिर से बता रही हूँ कि नाड़ी परीक्षा ये आपको खुद से अभ्यास करने का विषय है। आपका जितना ज्यादा अनुभव होगा उतना ही आप इसमें काम कर सकेंगे। तो मैंने वात नाड़ी एवं सर्प की गति के बारे में बता दिया था। आगे बढ़ते चलिए, आगे आज मुझे आपको ये पढ़ाना है व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ पल्स। कैसे रखेंगे पल्स बताइए प्लीज। आप अगर वीडियो ऑन करके बताएंगे तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। यूजुअली आप कैसे रखते हैं बताइए। आप बताइए डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, आप नाड़ी परीक्षा करते समय नाड़ी को कैसे, हाउ यू पाल्पेट द पल्स, आप नाड़ी को कैसे पकड़ते हैं? और कोई भी बताइएगा, नॉर्मल आप पल्स भी देखते तो कैसे पकड़ते हैं नाड़ी को? रेडियल आर्टरी के बारे में हमने देखा था कि रेडियल आर्टरी को क्यों एग्जामिन करना है, कैसे पकड़ते हैं, हाउ। क्योंकि कई बार फिर बच्चे बच्चे बोलते कि मैडम नाड़ी नहीं मिल गई, कैसे पकड़े, कहाँ पे देखे, एग्जैक्ट पोजीशन बताइए, बताइए ज्ञानेंद्र सर बताइए। अच्छा, ओके। तो सर आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे कि कहाँ पे एक्चुअली ये करना है हमें इसको, कहाँ पे रेडियल आर्टरी की मतलब जो अंगुष्ठ मूल के नीचे कितना जाना है, और एग्जैक्टली क्या इसमें दो, मैं बताऊँ आपको, इसमें दो मध्य प्रवाह है। यहाँ पे रेडियल आर्टरी के पास यहाँ पे जो एक रेडियल टबरकल मिल जाता है, यहाँ पे दिखता है ना हमें हड्डी, थोड़ा सा ऊंचा एक पार्ट दिखता है। देर आर टू फ्लोज, यहाँ पे दो मध्य प्रवाह। एक मध्य प्रवाह कहता है कि इस ट्यूबरकल के ऊपर तीनों अंगुलियों को रखना है, और दूसरा मध्य प्रवाह कहता है कि इसके नीचे। अगर आप ऊपर रखते हैं तो देर विल बी अ गैप, 3 फिंगर मतलब एक फिंगर आप रख देंगे इसमें यहाँ पे, और फिर यहाँ पे गैप आ जाएगा ड्यू टू दैट ट्यूबरकल। तो इस प्रकार का गैप आ सकता है, तो इसीलिए वसंत लाड या जो भी हमारे आद्य गुरुवर्य है जो नाड़ी परीक्षा जिन्होंने सामान्य व्यक्ति के लिए भी बहुत ही सुकरता के साथ, सहजता के साथ उन्होंने बताया है उनकी किताबों में, और उन्होंने पढ़ाया भी है। तो आपका किसी का कोई और ओपिनियन हो तो बताइए, आपको क्या लगता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है नाड़ी का? अभी सर ने बताया था वैसे ही बताइए कि कहाँ पे नाड़ी देखनी चाहिए एग्जैक्टली, और क्या कुछ तरीका है इसका देखने का, कहाँ पे देखें, कैसे पकड़ना है, पोजीशन क्या रखे? एनीवन? अंगुष्ठ मूल के बिल्कुल नीचे। कहाँ पे सर? अंगुष्ठ मूल के नीचे। अंगुष्ठ मूल के नीचे। बच्ची यहाँ पे जो ये ट्यूबरकल है ना वहां ट्यूबरकल से नीचे नीचे 1 इंच अबव रिस्ट जो एक फिंगर नीचे। नीचे या ऊपर? अबव लिखा है आपने? नहीं नहीं, नीचे। नीचे, ओके ठीक है सर। और कुछ? बिल्कुल, यहाँ पे मैंने दो मध्य प्रवाह बताए। अभी आप, मुझे लगता है कि ये तो लाइक अपना अपना ये विचार होगा, बट यूजुअली जैसे अंगुष्ठ मूल के नीचे ही रावणकृत जो नाड़ी परीक्षा है उन्होंने वही बताया कि जीवन साक्षिणी, यानी यहाँ पे नीचे ही। और मुझे लगता है कि ट्यूबरकल के नीचे आप जाइएगा। और एक बात बताती हूँ, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं ना, तीनों अंगुलियों को उठा देते हैं और धस से ऐसे रख देते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली हमें क्या करना है मैं बताऊं आपको, यहाँ पे जो टबरकल है उसमें मतलब थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन आपको मिलेगा, इस डिप्रेशन के थोड़ा आप यहाँ पे आइएगा, नीचे आइएगा, और यहाँ पे अपना फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर रखिएगा, यू विल गेट पाल्पेशन आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट फिंगर रखिएगा एंड देन थर्ड फिंगर। तीनों फिंगर्स में आपके यूजुअली मैंने देखा है बच्चे या कोई भी वैद्य है बहुत ही ज्यादा तीनों अंगुलियों को एक साथ ऐसे लगा देता है, दिस इज नॉट करेक्ट। तीनों अंगुलियों में थोड़ा सा आपका डिस्टेंस होना जरूरी है। 3.5 इस प्रकार से अभी आप इस पोजीशन से करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई नहीं बोलेगा कि नाड़ी नहीं मिल गई।
सो दिस इज द करेक्ट वे। फर्स्ट फिंगर से, इंडेक्स से हम लोग वात नाड़ी का ज्ञान हमें मिलता है, मध्यमा से पित्त और अनामिका से कफ की नाड़ी। अभी नाड़ी परीक्षा की बात हो रही थी तो जैसे अभी मैंने बताया ना कि अलग अलग लेवल की नाड़ी है, 5 लेवल की नाड़ी, 7 लेवल की नाड़ी, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से इसको पढ़ाया जाता है। कुछ इसमें जैसे ये भी विचारधारा है कि एक जो अपना फिंगर होता है, अंगुली होती है ना, उसी में हम लोग वात की एट द डिस्टल एंड और मिडल सेंटर में पित्त की और अंत के यहाँ पे कफ की नाड़ी देखते हैं। तो तीनों अंगुलियों पे भी तीनों दोषों की नाड़ी की कल्पना की। ये थोड़ा सा मतलब संदिग्ध, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया है कि कोई बोलता है कि एक ही अंगुली से वात की नाड़ी मिलेगी, कोई किसी में लिखा गया है कि दूसरी अंगुली से पित्त के, तो कहाँ पर लिखा गया है कि एक ही इसमें हम लोग सारे यानी वात पित्त कफ तीनों दोष धातु और सभी का हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग किसी एक ही नाड़ी परीक्षा की इसको पढ़े या फिर बेसिकली जैसे भी आपको अच्छा लगे या जिस प्रकार से भी आपको इजी लगे। इजी टेक्निक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो जितना जैसे आपको इजी लगे उसी प्रकार से पढ़ना मेरे विचार से ज्यादा उचित है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार ये शेयर कर देती हूँ। और अभी मैंने बताया आपको कि एग्जैक्टली कैसे हमें इसको पकड़ना है, कैसे हमें इस नाड़ी को, रेडियल पर्स को कैच करना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे फिर से वही मैंने इसमें बता दिया है कि कैसे हम लोग इसको पकड़ेंगे, हाउ वी कैन इजीली पाल्पेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक बहुत ही अहम सवाल, व्हाट आर द टेक्निक्स टू परस्यू द करेक्ट नॉलेज ऑफ नाड़ी। आपको करेक्ट नॉलेज नाड़ी का कब मिलेगा? यहाँ पे मैंने 3 बातें लिखी है जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। मंत्र थेरेपी, दूसरा है ध्यान और तीसरा है मुद्रा। तो आप में से कोई नाड़ी परीक्षा के पहले इन चीजों को अपनाता है क्या? बताइए। मुझे नहीं लगता कि नाड़ी परीक्षा ऐसे, वैसे तो चलते उठते बैठते कहीं पर भी नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है सवेरे का समय अच्छा होता है, क्योंकि जैसे हमारे अंदर की पॉजिटिविटी, हमारी ऊर्जा परम स्तर पर होती है, जिसके साथ हमें नाड़ी ज्ञान बहुत ही अच्छे से मिलता है। बट मुझे लगता है ये जो 3 बातें मैंने बताई थी, उसमें मंत्र, ध्यान और मुद्रा, इन तीनों बातों को अगर आप अचीव करते या इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नाड़ी का ज्ञान बहुत ही करेक्ट मिलेगा। जैसे कई बार ऐसे होता है कि बच्चे बोलते नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बात क्या है, पित्त है, कफ है, क्या है, आप बताइए आप बताइए। तो मुझे लगता है कि ये लाइक मतलब हमारा जो सेंसरी सिस्टम है, जिस प्रकार की इम्पल्सेस सेंसेशंस हमारी अंगुलियों में आती है, इनमें भी फिर से त्रिदोषों का संपर्क होगा। जैसे रस रक्त सप्लाई, ब्लड सप्लाई है, रक्त रस रक्त के साथ ही हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। तो अगर आप तीनों अंगुलियों से एग्जामिन कर रहे हैं या आपको टच सेंसेशन हो रहा है, तो वहां पर भी इस रस रक्त के कारण यानी स्पर्श ज्ञान जो मिलेगा वो हमारे वातदोष के साथ एवं रस रक्त धातु के साथ मिलता है। बट आपने देखा होगा कि नाड़ी वैद्य जो है या नाड़ी शास्त्र को जो लोग पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा एक बेसिकली देखेंगे तो थोड़ा अध्यात्म का उनमें एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और वो डेली उनका सेशन रहता है, डेली वो कुछ ध्यान करते हैं और फिर जाकर वो नाड़ी परीक्षा की तरफ चलते हैं। मैंने कई सारे वैद्यों को देखा है कि जो नाड़ी परीक्षा करते हैं वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते बाहरी तरफ, वो बाहरी जैसे सांसारिक जो भी सारी बातें होती है उनमें उनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट वैसे कम होता है। तो ये क्यों? अगर आपको आपके अंगुलियों में इस नाड़ी परसेप्शन को बेटर बनाना है, करेक्ट बनाना है, और जो प्रैक्टिस के साथ ही बनेगा, बट इसी के साथ साथ आपके अंगुलियों में भी रस रक्त धातु एवं दोष है, वात पित्त कफ दोष है। इसमें मुझे लगता है कि जितना आपका मन शांत होगा, जितना आप मेंटल लेवल पर रिलैक्स होंगे, जितनी आप में सात्विकता होगी, उतनी ही नाड़ी परीक्षा का करेक्ट ज्ञान आपको मिलेगा। आपके मन में अनेक सारी चीज, मतलब यहाँ पे वैद्य के लिए जो भी नियम बताए गए ना, वैद्य के लिए अलग नियम है, रुग्ण के लिए अलग जो नियम बताए गए, उनको भी हमें भी फॉलो करना है। आप अगर वैद्य है तो आपको भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। आपका मन क्रोधी है, आप अशांत है, आप द्वेषित है,
आप क्रोधित है, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, ऐसी स्थिति में कोई वैद्य अगर नाड़ी परीक्षा करता है तो उसके अंगुलियों में जिस प्रकार की भावनाएं चल रही है, रस रक्त के प्रवाह के थ्रू या दोषों के प्रवाह के थ्रू, इनका परिणाम उस रुग्ण की नाड़ी पर नहीं होगा क्या? बताइए मुझे सभी लोग। तो हमें हाउ टू अचीव द करेक्ट राइट नॉलेज, और कैसे हमारे सेंसेशंस को हमें बेटर करना है, कोई टेक्निक है बताइए। और आपको क्या लगता है कि इसमें हम लोग हाउ टू इम्प्रूव दिस सेंसेशंस, क्योंकि आप बोलेंगे कि रोज ध्यान करना संभव नहीं है, टाइम नहीं मिलेगा, मिलता नहीं है वगैरह वगैरह, तो सच में हम लोग कैसे इसको फिर बेटर बनाए? इज देयर एनी टेक्निक हाउ टू इम्प्रूव द सेंसेशंस? यस डॉक्टर कुसुम बताइए मैम प्लीज। आप हमारा सत्र 2 वे से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अकेली बोलूंगी, आप भी बोलिएगा, आप सभी लोग डॉक्टर्स है तो आपका भी नॉलेज है इसमें, तो जरूर आप बताइएगा, जो भी आपको लगता है वो भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं। व्हाट यू थिंक? ज्ञानेंद्र सर जी बताइए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एकाग्रचित्त होना बहुत जरूरी है। हम्म, मन शांत होना चाहिए। अच्छा, अगर मन शांत नहीं है तो फिर आप नाड़ी देख ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैद्य का और भी मन शांत होना है, रुग्ण का भी मन शांत होना है, आई थिंक। वैद्य को भी और कोई रोग नहीं होना चाहिए उस टाइम, अदरवाइज वो नाड़ी परीक्षा ठीक से नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वैद्य को भी अ, 3 चीजें हो गई, एकाग्रता, मन शांत होना और वैद्य का रुग्ण ना होना। ये चीजें, तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। यस। सर आपने आप में से किसी ने कभी कुछ प्राणायाम या ध्यान को फॉलो किया है क्या? नाड़ी परीक्षा करने के पहले कुछ आप करते हैं क्या, या करना चाहिए क्या? मैम बोलिए हाँ बोलिए वंदा। जी, सिंपल एक मुझे समझ में आता है, बिकॉज कि हमें नहीं टाइम मिलता है और रोज ध्यान करना पॉसिबल भी नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग पूजा कर ले बस वही बहुत ज्यादा है। ओकेजनली भी हम लोग पूजा टाइम निकाल के करते हैं, उससे बड़े बड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप नाड़ी परीक्षा कर रहे हो तो उससे पहले अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप अनुलोम विलोम भी नहीं कर पा रहे हैं मरीज के सामने, तो जैसे कि फोकस करें अपनी सांसों के ऊपर कि हमारी सांसें, ये किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और आराम से ये हो जाएगा। सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, तो इस तरह से ये एक प्राणायाम हो जाएगा और फिर इससे भी मन शांत हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं और यही सेम प्रक्रिया हम अपने मरीज को बोल सकते हैं। वेरी मेरे नाइस। ओके, यस मैम, बिल्कुल। और कुछ? ठीक है, चलिए। इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा, और मुझे मैंने मतलब जो मैं नाड़ी पढ़ाती हूँ तो मेरे सेशन में मैं पहले सबसे पहले डेली आगे भी सभी को बोलती हूँ कि आप निश्चित रूप से इस प्रकार की थेरेपीज को करके आइएगा, आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। और मेरा विचार है कि नाड़ी परीक्षा करते समय हमें नीचे पृथ्वी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर, आसन स्थिति में बैठकर वैद्य को और रुग्णों को नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए, जिसका निश्चित परिणाम बहुत ही अच्छा मिलेगा, यानी करेक्ट आपको नाड़ी मिलेगी, एक्यूरेसी नॉलेज में बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे विचार से नाड़ी का करेक्ट नॉलेज परस्यू करने के लिए वी शुड यूज मंत्रा थेरेपी। इसमें बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड ऑथेंटिक मंत्र है सोहम। अभी एक रिसर्च वर्क चल रहा है जिसमें मैंने सोहम पर, इसेंशियल हाइपरटेंशन के रुग्णों पर सोहम मंत्र का उच्चारण, यानी मंत्र थेरेपी, मंत्रा चांटिंग का एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो हम इस मंत्र के जाप हेतु किसी शांत वातावरण वाले स्थान का चयन करें, यानी आप घर के किसी कोने में जाकर शांति से बैठे, ध्यान केंद्रित करें। ध्यान करते हुए सो को सांस लेते समय और अहम को श्वास छोड़ते समय उच्चारित करें, और यही इस मंत्र के जाप की उपयुक्त विधि है। तो बिल्कुल इस सोहम मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। और एक्चुअली मंत्र थेरेपीज के बहुत सारे इफेक्ट्स है, मेडिकली भी है, क्लिनिकली है। जो पेशेंट्स मनोरुग्ण है, मेंटल डिस्ट्रेस हो, कोई एपिलिप्सी और किसी भी प्रकार की नर्वस सिस्टम या
साइकोसोमैटिक कोई डिसऑर्डर हो तो इसमें मंत्रा चैंटिंग बहुत ही लाभदायी होता है। बट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप डेली अगर 10-15 मिनट यानी कोई व्यायाम प्रकार करने से पहले अगर आपको नाड़ी वैद्य बनना है या नाड़ी का करेक्ट नॉलेज लेना है तो मंत्र थेरेपी में सोहम मंत्र का उच्चारण करें। सो को सांस लेते समय और अहम को सांस छोड़ते समय उच्चारित करें। आप सवेरे 10 मिनट के लिए 15 से 20 टाइम्स के लिए अगर आप इसको करते हैं तो आई थिंक इट इज द वे, एक वे है ये। दूसरा मैं बताऊंगी इसमें ध्यान जरूर करें। जो वैद्य नाड़ी परीक्षा में अपना कुछ और ये बढ़ाना चाहता है, नॉलेज बढ़ाना चाहता है, अपने सेंसेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, वो जरूर इस प्रकार से ध्यान करे। डेली आपने जितना भी समय मिलता है आप डेली शांति से बैठे, जिसके साथ मन की एकाग्रता होगी। अब जैसे जैसे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी वैसे वैसे आपके रज और तम पर कंट्रोल आएगा और आपके अंदर की सात्विकता बढ़ेगी। और इस सात्विकता बढ़ने के साथ आपको नाड़ी का करेक्ट ज्ञान मिलेगा। यस, विपश्यना भी यूजफुल है, बट मैं बेसिक कुछ 3 ही बातें बता रही हूँ। और तीसरा मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मैंने इमेज डाली हुई हाथ की। जैसे हमारी इसमें अगर हम विचार करें पंच महाभूत अंगुलियों में, तो अंगूठे में फायर है, अग्नि महाभूत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग जब तिलक लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, अंगूठी से लगाते हैं, अंगूठे से ही। कुमकुम लगाना, तिलक लगाना, ये प्रक्रिया हम लोग अंगूठे से करते हैं क्योंकि अंगूठे में तेज महाभूत है। और इस प्रकार से तेज प्राण ऊर्जा हम एक दूसरे को बांटते हैं। जैसे महिलाएं कुमकुम लगाती है एक दूसरे को, या कुछ पर भी पुरुषों को भी, या जैसे डेली पूजा में भी बहुत सारे व्यक्ति कुमकुम लगाते हैं, तो उसमें ये विधान जरूर है अंगूठे से लगाना है। क्यों लगाना है, तो तेज तत्व के कारण। और बिल्कुल इसी प्रकार से अलग अलग मुद्राएं बताई गई, मुद्रा, योग मुद्रा, हस्त मुद्रा, अब अलग अलग मुद्राएं। देयर आर 63 टाइप्स ऑफ मुद्राएं, बट इसमें से सिंपल वाली मुद्रा जो है हस्त मुद्रा, मैं इसको डिटेल में जरूर पढ़ाऊंगी, बताऊंगी जरूर। हस्त मुद्रा में कुछ 1-2 मुद्रा ऐसी है जो बहुत ही इजी है। इसमें एक मुद्रा मैं आज आपको बताती हूँ, बाकी मुद्राओं को हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम लोग इसको करेंगे। इसमें मैं पहले आज आपको बताती हूँ हकीनी मुद्रा। कैसे हकीनी मुद्रा को, जो आपके टच सेंसेशंस को बढ़ाती है। बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, आपके दोनों हाथों को लीजिए आप इस प्रकार से, और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों की अंगुलियों को, यानी इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स के साथ, मध्यमा को मध्यमा के साथ, इस प्रकार से अनामिका को अनामिका के साथ, और लास्ट फिंगर को इसके साथ। इस प्रकार का ये व्यायाम है। ये रिलैक्स रखना है आपको, नीचे जमीन पर बैठकर, पद्मासन में बैठकर इस प्रकार से आप डेली 10 मिनट के लिए ये व्यायाम प्रकार, और इस समय मन शांत, आंखें बंद, और आपका जो ध्यान है इस प्रकार से एकत्रित करें। और ये हकीनी मुद्रा बताई गई है जो मानसिक स्थिरता बढ़ाती है, और इसी के साथ आपके अंगुलियों में चेतन तत्व, प्राण तत्व, ऊर्जा का भरण होता है। इस प्रकार से दिख रहा है आपको सभी को क्लियरली? हकीनी जी, नीलम जी, मंगला जी, सभी को दिख रहा है इस प्रकार से? जी मैम। ओके, तो ये हकीनी मुद्रा है। अलग अलग मुद्राएं होती है जिनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी काफी है। मैं आपको कभी गायनिक के सेशंस में भी पढ़ाऊंगी कुछ, लाइक रजो प्रवृत्ति एवं मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, और काफी सारी महिलाओं की विकृतियों के लिए, महिलाओं की बीमारियों के लिए भी ये हस्त मुद्राएं किस प्रकार से काम करती है। बट मैं बताऊं आपको 1-2 दिन करके इफेक्ट नहीं मिलेगा, इसमें कंटिन्यूटी चाहिए, कम से कम 1 महीना अगर आप इस प्रकार की मुद्राओं को करते हैं तो इसका क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है वो आपको मिलेगा, यानी क्लिनिकल लाभ, चिकित्सीय लाभ आपको मिलेगा। और आप इसको जरूर करिएगा। और मतलब मैंने अपने इसमें भी करवाया है तो काफी अच्छे से, क्योंकि हमारा जो हम लोग डेली काम करते हैं, कुछ ना कुछ दिन भर हमारी अंगुलियों का प्रयोग करते हैं, तो लाइक सेंसेशंस में उतना ये नहीं होता है। तो आपके सेंसेशंस को आपको डेवलप करना है तो ये 3 टेक्निक्स को आप बढ़ाइए। योग मुद्रा से आपके अंगुलियों की चेतन तत्वों को बढ़ाती है ये, और बाकी जो मैंने 2 बताए आपको, ध्यान एवं मंत्रा चैंटिंग,
वो आपको मेंटल रूप पे स्टेबल करेगा, यानी आप मानसिक रूप से स्थिर होते हैं और आपकी अंगुलियों को क्षमता आप बढ़ा देते हैं। तो आई थिंक आप सच में नाड़ी का जो कभी कभी ऐसे होता है ना कि फाई लेवल या जो भी आप लेवल पढ़ते हो उसमें मतलब ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई एक दूसरा लेवल कैसे समझना, तीसरा लेवल कैसे समझना, चौथा लेवल कैसे समझना। तो मुझे ये लगता है कि ये लेवल समझने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए। और अलग अलग रुग्ण, अलग अलग व्यक्तियों की नाड़ी आप देखेंगे और इसी प्रकार से कंसंट्रेट होकर बस नाड़ी परीक्षा करते समय नाड़ी की ही परीक्षा करें, दूसरा कोई विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे से शांति से बैठकर करेंगे तो आप हर लेवल को डिफाइन कर पाएंगे कि ये पहले लेवल पर मुझे ये इस प्रकार की नाड़ी मिली, फिर मुझे इस लेवल पे प्रकृति की नाड़ी मिली। तो इस प्रकार का ये मेरा एक एक्सक्लूसिव है जो कोई नहीं बताता है। इस प्रकार के टेक्निक्स सभी वैद्य लाइक अपना अपना सीक्रेट रखते हैं, बट ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। तो मैंने इसलिए ओपनली बता दिया है कि आप इस प्रकार से मंत्र थेरेपी, ध्यान और मुद्राएं इनको अपनाइएगा एंड रियली यू विल फाइंड द बेटर रिजल्ट्स ऑफ नाड़ी परीक्षा। इसमें मैडम फिंगर्स टच करनी है या प्रेशर भी देना है? नहीं सर, केवल टच करना है, प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ जस्ट टच करना है। टच करना। यस, टच करके रखना है कुछ समय के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रखिएगा। जैसे हम लोग कोई आसन की स्थिति को होल्ड करके रखते हैं ना, उसी प्रकार से। ठीक है मैडम। ये मैडम एक बार मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, वो मंत्र आप एक बार फिर स्लाइड वो शेयर कर देंगे? यस यस, देखिए इसमें मैंने सोहम मंत्रा है ये, और इसमें सोहम मंत्रा में लाइक आप सो को सांस लेते समय, इनहेल करते समय सो का उच्चारण करें एंड व्हाइल एक्सहेल करते समय, श्वास को छोड़ते समय अहम को आप उच्चारित करें। इस प्रकार से इसका जाप आपको करना है। मैंने देखिए मंत्रा, एक्चुअली मेरा भी पीएचडी का टॉपिक वही है। मैंने मंत्रा चैंटिंग को लिया है मेनोपॉजल इसमें, मेनोपॉजल सिंड्रोम में। तो और मैंने कई सारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स में भी इसको डाल दिया था, तो काफी रिजल्ट सुंदर मिलते हैं। तो मंत्रा चैंटिंग में कई सारे मंत्र है, आपने सुना होगा गायत्री मंत्र है, ओमकार मंत्र है, जिसके काफी रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में, और जो स्टूडेंट्स में या अडल्ट एज में जो एक प्रकार का एंजाइटी लेवल बढ़ता है उसको, उसके ऊपर भी जो भी लोग ऐसे मानसिक चिंता से बीमार है उनमें मंत्र चैंटिंग का काफी पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। तो इसी प्रकार से अगर आप इस मंत्र का चैंटिंग करते हो तो आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ेगी और मानसिक रूप से आप स्टेबल भी बन जाएगी। तो ये है सोहम मंत्र, और रेगुलर ध्यान एक आप कर सकते हो। और तीसरा मैंने बताया हकीनी मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते, एक लास्ट आज के सत्र में, आप नाड़ी परीक्षा करते समय कितना प्रेशर देते हैं बताइए मुझे कोई, कितना प्रेशर देना चाहिए अंगुलियों को? आप जब नाड़ी पर रखते हैं तो कितना जोर से दबाएं? कुछ एक्सपीरियंस आपको? किमया जी, वैशाली जी बोलिए, कितना देना चाहिए आपको, क्या लगता है? मैडम अभी जो हमने पहले क्लासेस अटेंड की हैं डॉक्टर छाजेड़ की या डॉक्टर नवीन जोशी की, उसमें तो डॉक्टर छाजेड़ के हिसाब से तो लेवल्स के हिसाब से चलते हैं, पहले टच करते हैं, फिर थोड़ा प्रेशर, फिर प्रेशर तब तक देना है जब तक नाड़ी रुक ना जाए, फिर एकदम से रिलीज करना है, फिर फील करना है। यस, वो तो ठीक है सर, यस बिल्कुल। बट फिर भी एक पहले अगर आप नाड़ी को स्पर्श करना चाहते तो उसमें कितना प्रेशर लगता है एट प्राइमरी लेवल? मैडम बहुत भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि फिर दब जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं है समझ में आएगा। नॉर्मल हल्का सा ही देंगे फिर प्रेशर। ओके ओके, ठीक है। टच करते ही मैडम हल्का सा प्रेशर देते ही नाड़ी तो महसूस हो जाती है, हाँ हो जाती है, तो बिल्कुल वहीं से वात पित्त कफ का तो पता चल जाता है। बिल्कुल। तो प्रेशर ऐसा कोई मीटर से हमने आज तक नहीं किया, यस यस वो तो एग्जैक्टली, नहीं किया। यस। लेकिन या ओके, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं आप, ओके मैम, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं फर्स्ट टाइम भी फिर भी जैसे आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्न आते हैं ना, बच्चे पूछ लेते कि भाई नाड़ी नहीं मिल रही है तो कैसे, कितना डाले प्रेशर। अभी ठीक है, फर्स्ट लेवल पे तो थोड़ा सा तकलीफ या लाइक पता नहीं चलता है,
बट आई थिंक आप सभी एक्सपीरियंसड है और आपने सीखा भी है नाड़ी परीक्षा को, तो आप जानते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है अपनी तरीके से कि नाड़ी का प्रेशर कितना डालना जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब घर में हम लोग आटा गूंथते हैं, हम लोग डो बनाते हैं रोटियां बनाने के लिए, तो डो बनाते हैं ना, तो क्या कर लेते हैं महिलाएं, क्या करती है डो बनाने के बाद आटे को गूंथ लेती है। आटा उन्होंने गूंथ लिया एंड वो फिर रोल अप करती है और उसको बार बार ऐसे दबा कर देती है कि आटा सॉफ्ट बना है क्या, फिर कुछ तेल लगाए क्या, पानी लगाए क्या। इस प्रकार से वो जो जिस प्रेशर से वो टच करती है ना, इतना प्रेशर हमें नाड़ी में लगाना चाहिए, ऐसे मेरा एक मानना है। और मुझे लगता है और मैंने ऐसे ही इसको बताया है, सीखा है। तो इसी को लेकर मैं बताऊंगी कि कितना प्रेशर एग्जैक्टली लगना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा तो इस प्रकार से आई थिंक ये जो एक मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर से भी नहीं और बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं, इस प्रकार का जो दबाव हम लोग डालेंगे इसमें वो ज्यादा बेहतर रहेगा नाड़ी का प्राइमरी लेवल पर ज्ञान कराने के लिए, या पहले जब भी आप इसमें ये करना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने देखा किस प्रकार से नाड़ी का करेक्ट पोजीशन क्या है, नाड़ी का ज्ञान अच्छे से प्राप्त करने के लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ सीक्रेट्स जो आपके पल्स के सेंसरी सेंसेशंस को बढ़ा देगा, आपको मेंटल लेवल पर बहुत ही ज्यादा स्टेबल करा देगा, ऐसे कुछ यहाँ पे मैंने आज के सत्र में बताए हैं। तो बस इसी के साथ मुझे लगता है आज का ये सेकेंड लेक्चर नाड़ी का था, जिसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो बताइए। जैसे आगे के सत्रों में भी इसी प्रकार से हम लोग 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको प्रकृति, विकृति, प्राइमरी लेवल पर दोष, धातु सभी का, एंड एट द 5 लेवल को आप पढ़ेंगे तो एट द एंड आपको इन सभी का मिला जुला इफेक्ट मिलेगा। आपको सभी प्रकार की विकृतियों को भी इस नाड़ी के माध्यम से पढ़ सकेंगे। वैसे ग्रंथों में या हम लोग आगे भी जैसे अग्नि या बाकी सारी चीजों के साथ भी नाड़ी का परीक्षण पढ़ेंगे कि हर एक अग्नि में, हर एक प्रकृति में, हर एक व्याधि में नाड़ी कैसे होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा सत्र चलेगा आगे, एंड आई होप कि आपको इसमें जरूर लाभ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए प्लीज। एनी डाउट? आज जो मैंने पढ़ाया सभी को समझा अच्छे से? एक बार मैडम मंत्र जाप करके आप बता देंगे किस तरह से करते हैं आप? सर मैं क्लास में बताऊंगी, नेक्स्ट हमारे इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तब बताऊंगी। मैडम आपने वो गूगल शेयर किया था फॉर्म? आज मैं कर लेती हूँ, आज मैं कर लेती हूँ, आज कर देती हूँ फॉर्म को। ठीक। यस। मैम ये पीडीएफ शेयर करना प्लीज मैम, जो स्टार्टिंग में डाला था कफ और पित्त वाला, जो प्रकृति वाला। अच्छा, ओके, मिलेगा आपको नोट्स वगैरह भी सब कुछ मिलेंगे। और किसी का कुछ प्रश्न? मंदाकिनी जी, डॉक्टर किमैया जी? नहीं मैम, आज तो मतलब अच्छे समझ में आ गया। हाँ, नहीं अभी हम लोग जैसे जैसे एक दिन में हम लोग एक ही लेवल को पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा एक साथ ये नहीं करेंगे। यस यस रामैया जी, जेंडर वाइज वगैरह वो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग पूरे विस्तारित रूप से। आज तो जैसे मैंने एक प्राइमरी लेवल पर चर्चा की है, आपको मतलब मैं कैसे पढ़ाती हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ ये भी पता चले, इसीलिए। बाकी तो सारा बहुत ही ये वास्ट नॉलेज है, आप इसमें जितना पढ़ेंगे उतना बेटर है। जेंडर वाइज डिफरेंट हैंड, जैसे बिल्कुल महिलाओं में वाम नाड़ी बताई गई है, स्त्रियों में दक्षिण नाड़ी,
बट एनाटोमिकली देर इज नो डिफरेंस। क्यों करना है कोई बताएगा तो आप ही बताइए, आप क्या सोचते हैं रामैया जी? पुरुषों में राइट हैंड का उपयोग करना है, स्त्रियों में वाम हस्त का उपयोग करना है, इसमें कितना तथ्य है, या ऐसे ही बताया गया है? कुछ तथ्य है इसमें या मिथक है? व्हाट यू थिंक? यस मैम, सेम वही है। महिलाओं में लेफ्ट हैंड है और पुरुषों में राइट हैंड बट है। ये सच है क्या और या मिथक है? और राइट हैंड हमेशा यूज करना है जब पल्स देखनी है तो डॉक्टर वैद्य को। नहीं मैम, लेकिन आपने जब ऐसे दोनों हाथों की नाड़ी का परीक्षण किया होगा तो उसमें आपको कुछ फर्क मिला क्या? कभी आपने स्त्रियों की राइट हैंड का भी किया है क्या? तो उसमें कुछ बदलाव मिला क्या? मैम कभी कंपेयर तो नहीं किया है ऐसा। लेकिन एक चीज मैंने मैम, मैं करती नहीं हूँ नाड़ी परीक्षण, लेकिन कभी कभी जैसे प्रेगनेंसी वाली जो होती है ना महिलाएं, उनका मैं जब नाड़ी परीक्षण, मुझे तो पता नहीं था नाड़ी परीक्षण के बारे में, लेकिन मैं करती जरूर थी, टेस्ट करती थी। तो उनकी जो नाड़ी होती थी ना वो काफी वॉल्यूमिनस होती थी कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमन। तो मुझे कैसी इसका होती अंदाजा थी? लग जाता था कि ये प्रेग्नेंट है, और फिर मैं उसको यूपीटी के लिए भेजती थी तो पॉजिटिव आता था। वेरी नाइस। बस कैसी ये लगती थी मुझे, आपको नाड़ी? हॉलो लगती थी? क्या लगती थी? मतलब वो एक जो पित्तज वाली तो जो होती है ना, पता नहीं था मुझे वातज पित्तज कफज क्या होता है, लेकिन अक्सर मेरी जो वातज और पित्तज दोनों मिक्स ही देखती थी मैं, और वो ना बड़ी गंभीर, दीर्घ गंभीर थी, और जैसे क्लियरली एकदम उछाल मारती थी, दोनों की दोनों ही मारती थी। तो मैं समझ जाती थी कि ये प्रेग्नेंट है। जैसे वो मिस्ड पीरियड्स का लेकर के आती थी, तो मैं कहती थी कि जाओ जाकर के यूपीटी कराओ, देख लेते हैं। तो वो मैम हो जाता था। ऐसा कभी कभी कभार होता होगा कि जो नहीं पॉजिटिव आता हो हो जाता था। नहीं नहीं, वेरी नाइस, अच्छी बात है, वेरी नाइस। और किसी का कुछ सवाल प्रकृति को लेकर? किसी ने आपने कैसे पढ़ा है बताइए प्रकृति के बारे में थोड़ा सा, कि आप क्या जानते हैं, कितना तक जानते हैं? किसी ने कुछ यूज किया है प्रैक्टिकल लेवल पर अपने क्लिनिक में कि भाई आपको ये नहीं खाना है? वो तो एक रैंडमली बता देते, बट स्पेसिफिकली कुछ प्लान दिया है कभी, डाइट प्लान एंड अकॉर्डिंग टू पंचकर्म, या कुछ ऐसे किए हैं क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस में? शशि जी बताइए। तथ्य तो होगा, राइट एंड लेफ्ट में तथ्य तो होगा, क्या तथ्य है? किसी ने प्रैक्टिकल लेवल पर अपनाया है? किमया जी, डॉक्टर किमया, मंगला जी बोलिए मैम। सभी आप रिनोन और वैद्या है, तो आई थिंक आपने किस हद तक जाकर प्रकृति को सोचा है? डॉक्टर कुसुम, डॉक्टर राम कुमार सर, भक्ति जी, रूपल, विनुथा, एनी क्वेश्चन और एनी आपका कुछ ओपिनियन इसमें? आपने खुद का प्रकृति परीक्षण किया है क्या सभी ने? हाँ मैम, अपना तो खुद को पता हो। ओके, आपने प्लान दिया है क्या ऐसे अकॉर्डिंगली किसी ने? मैम हो नहीं पाता ना ऐसे, डाइट वगैरह कुछ हो कहाँ पाता है। बस अभी कुछ खाने बैठेंगे, कुछ भी मतलब अपनी प्रकृति का अकॉर्डिंग खाते हैं, तो वो यहाँ का मौसम ही ऐसा है ना, चेंज होता रहता है। फिर हमारा भी शेड्यूल ही ऐसा है, कहीं जाना कहीं आना, तो वो हो नहीं पाता मैम। बस ये है कि एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, ध्यान वगैरह कर लो तो ठीक हो जाती है। ओके, कुसुम जी ने डाला है डिसीज के तौर पर आहार बताओ। ओके मैम, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बट ठीक है, डिसीज के लिए तो बताया है, बट नॉर्मल लेवल पर किसी की प्रकृति जांच कर आपने कुछ चेंजेस करवाए हैं क्या ऐसे? जो नहीं खाना है वो जरूर बताते, बिल्कुल। ओके मैम, वेरी नाइस। चलिए फिर आप इसको पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आपको डेवलप होगा, और आप भी फोकस करेंगे कि हर व्यक्ति की प्रकृति देखेंगे, हर व्यक्ति को आप फिर कुछ प्लान बताएंगे, सजेशंस देंगे कि भाई ये मत करो, वो मत करो। तो ये मतलब जैसे आप इसको पढ़ लेते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर कर देती हूँ। आप जो भी लोग इस सत्र से आगे जुड़ना चाहते हैं जुड़िए जरूर। अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो एक जनरल ये हो जाता है ना कि कुछ नॉन वेज एंड दिवा स्वाप, वो तो ठीक है। बट फिर भी मतलब ये नॉर्मल ये
चाहती थी कि कैसे आप प्रकृति को लेकर कुछ बताते हैं क्या। चलिए सभी लोग जो भी ग्रुप में, मैं ग्रुप में लिंक डाल देती हूँ, आप उसमें जुड़ जाइएगा। डॉक्टर समीक्षा जी, सभी लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं, मेरी गारंटी जरूर रहेगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आपको आराम से मतलब 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस आपको पता चलेगा। ओके, चलिए फिर नमस्कार सभी को, आभार सभी का। थैंक यू मैम।